आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक की 5th वीडियो है। इसकी फर्स्ट वीडियो के हमने इसके इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक एंड पैथोफिजियोलॉजी देखा था। इसके सेकंड वीडियो के अंदर हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था 4 तरीके से। उसके बाद थर्ड वीडियो के अंदर हमने इसका इम्पेयरमेंट पढ़ा था, प्राइमरी इम्पेयरमेंट एंड इनडायरेक्ट इम्पेयरमेंट। उसके अलावा उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फोर्थ वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इसके स्टेज ऑफ रिकवरी, टेस्ट एंड मेजर्स, इमेजिंग इन स्ट्रोक, रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस एंड वेरिएशन ऑफ स्ट्रोक्स। ठीक है, वेरिएशन और रिकवरी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी असेसमेंट इन स्ट्रोक, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन इन स्ट्रोक। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिजियोथेरेपी असेसमेंट इन स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर हम फिजियोथेरेपी असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं पेशेंट का। जो भी हम असेसमेंट कराते हैं वो अपन को हेल्प करता है डायग्नोसिस के अंदर और ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। तो सबसे पहले जब अपने पास पेशेंट आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से हमको पता लगता है कि जो इसको साइन एंड सिम्टम्स थे वो कैसे स्टार्ट हुआ था, कब से उसको साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट हुए, स्ट्रोक कब हुआ था, कौन सा स्ट्रोक है, ये सब हमको प्लान करने में हेल्प मिलती है। तो हिस्ट्री के अंदर सडन ऑनसेट और कोमा होता है पेशेंट को, तो उसको अपन ब्लीडिंग कह सकते हैं कि उसको हेमरेज हुआ है, जिस कारण से ये साइन एंड सिम्टम्स आए। अगर पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसका मतलब ये है कि उसको ब्लीडिंग है, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। अगर पेशेंट को सीवियर हेडेक बिफोर अनकॉन्शियसनेस है तो उसका मतलब है कि उसको हेमरेज हुआ है। ठीक है, अगर पेशेंट को एम्बोलिज्म है, एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है, तो उसको सडन ऑनसेट होगा और आपको कोई भी साइन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, नो वार्निंग होगा वहाँ पे। ऑफ्टन विद हार्ट डिजीज, और ये हार्ट डिजीज के साथ भी हो सकता है अगर एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है तो। ठीक है, थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होगा ना, स्लो और अनइवन ऑनसेट हमको देखने को मिलेगा। हम पेशेंट से पूछेंगे इसके पास ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक था नहीं था, इसके बारे में पता लगाएंगे। उसके बारे में पूछेंगे हेड इंजरी हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, वो सब पूछा जाएगा। पेशेंट के रिस्क फैक्टर को देखा जाएगा कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर बीपी है या नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर हमको डायबिटीज़ और बीपी हमको देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर मेडिकेशंस कौन कौन सी चल रही है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, पहले भी किसी को स्ट्रोक हुआ था या फिर क्या हुआ था, ये सब चीज़ें पूछ जाती है। उसके अलावा रिसेंट फंक्शनल चेंजेस क्या हुआ है, कुछ दिनों के अंदर फंक्शनल चेंजेस क्या क्या हुआ है, ये सब पूछा जाता है पेशेंट से। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आएगा, जब पेशेंट अपने पास आ रहा है तो हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, अब नॉर्मल लिम्ब पोस्चर, जब भी स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसके अंदर अपन को पोस्चर के अंदर इम्बैलेंस देखने को मिलता है या फिर अबनॉर्मल बैलेंस देखने को मिलता है। तो अबनॉर्मल लिम्ब पोस्चर हमको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। सिनर्जी पैटर्न हमको देखने को मिलेगा अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब के अंदर। हम सिनर्जी पैटर्न जो है इम्पेयरमेंट के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर सिनर्जिस पैटर्न कैसे कैसे होते हैं, फ्लेक्शन कैसा होगा और एक्सटेंशन कैसा होगा। फ्लेक्शन भी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों के अंदर देखने को मिलता है और एक्सटेंशन सिनर्जी भी अपन को अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद फेशियल के अंदर भी हमको चेंजेस देखने को मिलेगी, सिमेट्री देखने को मिलेगी। फेशियल यूज़ ऑफ वॉकिंग एड, पेशेंट वॉकिंग एड यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, जब अपने पास आ रहा है कैसे आ रहा है, वो सब देखा जाता है, पूछा जाता है पेशेंट से। अब नॉर्मल गेट हमको देखने को मिलेगा और अब नॉर्मल गेट है तो कौन सा वाला है ये भी हमको देखना है और लिखना है इसके अंदर। उसके अलावा वाइटल्स हम पेशेंट के चेक करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर कॉमनली हम इसको चेक किया जाता है और ये हमको देखने को मिलता है स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर। बीपी, ठीक है, हाई बीपी। उसके अलावा पेशेंट के अंदर पेन है नहीं है, किस तरह से पेन है, क्यों हुआ था, ये सब पेशेंट से पूछा जाता है और उसका असेसमेंट लिया जाता है। शोल्डर पेन है कितना है ये भी देखा जाता है और शोल्डर जो पेन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सबलक्सेशन के कारण अपन को देखने को मिलता है स्ट्रोक के अंदर। उसके अलावा शोल्डर हैंड सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है, जिसके अंदर पेशेंट को स्वेलिंग और पेन होता है। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम हमको देखने को मिल सकता है, इसके अंदर पेशेंट को सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद पेशेंट के अंदर हम देखेंगे पेशेंट का कॉग्निशन कैसा है, इंटेलिजेंसी कैसी है, मेमोरी कैसी है, अटेंशन कैसा है, ये सब देखा जाता है। पेशेंट के अंदर अपन को डिफिकल्टी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, इसको अपन को एफेजिया कहते हैं, ये पेशेंट के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। अटेंशन प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। मेमोरी लॉस है कितना हुआ है ये भी हमको पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। पुअर प्लानिंग भी हमको पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। ये सब चेक किया जाता है कि पेशेंट के अंदर कैसा है, कॉग्निशन कैसा है, अटेंशन कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है पेशेंट के अंदर, वो सब देखा जाता है और उसको असेस किया जाता है और लिखा जाता है। उसके अलावा क्रेनियल नर्व भी हम चेक करते हैं, क्योंकि हमने पहले इम्पेयरमेंट के अंदर देखा था कि पेशेंट के अंदर वीकनेस होती है, फेशियल वीकनेस होती है, लिम्ब के अंदर वीकनेस होती है, विजुअल फील्ड जो है ना वो ख़राब हो जाता है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, सोलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है और क्रेनियल नर्व भी चेक की जाती है इसके साथ। विजुअल फील्ड लॉस हुआ है नहीं हुआ है,
वो चेक करेंगे। फेशियल वीकनेस, सेंसरी लॉस है वो उसको चेक किया जाता है, असिस्ट किया जाता है। सोलरिंग प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर होती है वो भी चेक की जाती है। उसके बाद वीक गैग रिफ्लेक्स भी हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आता है सेंसरी इंटीग्रेशन, इसका भी असेसमेंट किया जाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन वन साइड, जो वन साइड होता है ना पेशेंट का सेंसरी लॉस, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। डिफिकल्टी लोकेटिंग टच में पेशेंट को डिफिकल्टी होती है। लॉस ऑफ हायर सेंसेशन, जो भी हायर सेंसेशंस होते हैं ना वो लॉस हमको देखने को मिलते हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हमको पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फील 2 क्लोज पॉइंट्स ऑन स्किन एज सेपरेट। जब पेशेंट को अपन टच करते हैं 2 पॉइंट, तो हम उसकी जो एबिलिटी होती है ना उसको अपन कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, उसके अंदर भी हमको लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद सेरोटोग्नोसिस हमको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है ना, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय टच विदाउट सीइंग। पेशेंट की आंखें बंद करा देता है और कुछ ऑब्जेक्ट उसको दिया जाता है, फिर टच करने को बोला जाता है, उसको बताना होता है कि क्या है। तो ये सब चीज़ें भी हमको इसके अंदर लॉस देखने को मिलेगी स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर। उसके बाद आता है ग्राफिस्थीसिया। इसके अंदर क्या होता है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लेटर नंबर रिटन ऑन स्किन बाय टच। पेशेंट की स्किन पर हम टच करेंगे और नंबर्स बनाएंगे, कुछ लेटर्स बनाएंगे, फिर पेशेंट को बताना होता है कि वो क्या बनाया उसने। तो पेशेंट जो है वो बता भी नहीं पाता कि उसको क्या पता लग रहा है, कहाँ पे टच हो रहा है, क्या नंबर्स लिखे जा रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कान रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। पेशेंट जो है ना ऑब्जेक्ट को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसको एग्नोजिया कहते हैं। उसके अलावा इग्नोर वन साइड, जो पेशेंट होता है ना वो अपने वन साइड को इग्नोर करने लग जाता है, जो कि अफेक्ट हुई है उसकी, उसको नेगलेक्ट करने लग जाता है। उसके अलावा हमको पुजर सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। जॉइंट इंटीग्रिटी के अंदर क्या आएगा ना, शोल्डर सबलक्सेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेशेंट के अंदर, वो चेक किया जाता है। इम्पिंगमेंट चेक किया जाता है। फ्रोजन शोल्डर भी देखने को मिल सकता है, वो भी चेक किया जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है, वो भी स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर हो सकता है, उसको भी चेक किया जाता है और असिस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है 9th नंबर पर रेंज ऑफ मोशन या फिर ROM एक्सरसाइजेज। ये भी पेशेंट के अंदर चेक की जाती है, असिस्ट की जाती है कि कौन से जॉइंट के अंदर कौन सी ROM है, मतलब कितनी आ रही है। तो जो भी जॉइंट होगा उसकी ROM जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। रेंज ऑफ मोशन जो होती है रेंज जॉइंट की वो रिड्यूस हो जाती है। कॉन्ट्रेक्चर अपन को देखने को मिल सकता है, अब कौन से जॉइंट पे कॉन्ट्रेक्चर है वो देखा जाता है, कितना है वो देखा जाता है और लिखा जाता है कि कौन से जॉइंट में है। मसल स्टिफनेस हमको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। जॉइंट इमोबिलिटी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। उसके बाद शोल्डर कॉम्प्लेक्स लेग्जिटी भी हमको देखने को मिलेगी, जिस कारण से सबलक्सेशन जल्दी हो जाता है। मोटर फंक्शन चेक किया जाता है। इसके अंदर हमको सिनर्जी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो हमने पहले बात कर ली। स्पासिटी देखने, अगर स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक के जस्ट बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके बाद स्पासिटी होती है, तो ये भी चेक की जाती है। वीकनेस कितनी है ये भी चेक की जाती है। एसोसिएटेड मूवमेंट जो होता है वो भी देखे जाते हैं। एक्फ्रेजिया भी देखा जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्सेस की बात करें तो इंक्रीज डीप, अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो उसके जो डीप रिफ्लेक्सेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। सुपरफिशियल जो रिफ्लेक्सेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। बेबिन्स की जो साइन है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर पुअर बैलेंस रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हमको देखने को मिलेंगे। असिस्टिव डिवाइस की बात करें तो शोल्डर स्लिंग, AFO, एंकल फुट ऑर्थोसिस, स्कैन, ये सब हमको देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। हो सकता है तो अपन पेशेंट को दिए भी जाता है कि ताकि वो उनको यूज़ कर सकें। ठीक है। असिस्टिव डिवाइस कैसे है वो भी देखा जाता है। एरोबिक कैपेसिटी पेशेंट के अंदर चेक की जाती है कि BP HR में इंक्रीज सडनली, ये सडनली इंक्रीज हो जाता है स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर, और कितना है ये भी चेक किया जाता है। ऑक्सीजन लेवल जो है पेशेंट का वो चेक किया जाता है। इसके अंदर हम क्या टेस्ट करते हैं, इसके लिए हम 2 मिनट और 6 मिनट वॉक टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा बोर RPE स्केल जो है वो यूज़ ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, एरोबिक कैपेसिटी को चेक करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है सर्कुलेशन इडिमा इन अफेक्टेड लिम्ब। अफेक्टेड लिम्ब के अंदर इडिमा हमको देखने को मिलता है स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर, मे बी ड्यू टू शोल्डर हैंड सिंड्रोम, और इस शोल्डर हैंड सिंड्रोम में हमको देखने को मिल सकता है और ये इस कारण से भी हो सकता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो लंग कैपेसिटी जो कि ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ब्रीथिंग मसल जो है वो वीक हो जाएगी। वीक कफ होगा पेशेंट के अंदर, और ब्रेथलेसनेस ऑन एक्टिविटी, जब पेशेंट एक्टिविटी करेगा तो उसको ब्रेथलेसनेस फील होगी। ठीक है। गेट एनालिसिस पेशेंट के अंदर देखेंगे। रिड्यूस हिप एक्सटेंशन, जो पेशेंट का हिप एक्सटेंशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जो नी होगा वो उसका हाइपर एक्सटेंशन हमको देखने को मिलेगा। रिड्यूस नी और हिप फ्लेक्शन, नी और हिप का फ्लेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फुट ड्रॉप हमको देखने को मिल सकता है, जिसका अंदर सर्कमडक्शन गेट पेशेंट के अंदर होता है। टेंडमबर्ग गेट हमको देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकता है। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंस जो होता है अपना वो पुअर हो जाएगा।
फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, रिस्क ऑफ फॉल और पुशर सिंड्रोम हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। पोस्चर की बात करें तो स्ट्रोक के अंदर पोस्चर कैसे होता है, फ्लेक्स्ड आर्म पोस्चर होगा, आर्म जो होंगे फ्लेक्स होंगे, उसका पोस्चर ऐसा होगा। एक्सटेंडेड लेग हमको देखने को मिलेगा, एक्सटेंडेड लेग पोस्चर देखने को मिलेगा, शोल्डर की ड्रॉपिंग देखने को मिलेगा, स्कोलियोसिस देखने को मिल सकता है, और हिप हाइकिंग पेशेंट के अंदर हमको देखने को मिल सकता है स्ट्रोक के पेशेंट में। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है फंक्शनल असेसमेंट। अब पेशेंट जब अपने पास आ रहा है तो उसका फंक्शनल असेसमेंट अपन कैसे करेंगे, कितने फंक्शन उसके अंदर है अभी, तो इसके लिए अपन कुछ स्केल यूज़ करते हैं, जैसे कि फेम स्केल हो गया, बार्थन इंडेक्स हो गया, FMS स्केल हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है। ये अलग से एक पूरी स्केल होती है जिसके बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन ये स्केल यूज़ की जाती है स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर उसकी फंक्शनल असेसमेंट को चेक करने के लिए। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, एडियल एक्टिविटी जो भी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके अंदर डिफिकल्टी होगी पेशेंट को, वॉकिंग डिफिकल्टी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर हमने इम्पेयरमेंट के अंदर भी पढ़ा था कि पेशेंट को जो बाउल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, उसके अंदर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो अर्ली स्टेज के अंदर नो कंट्रोल, फ्लेसिड होगा, ठीक है। लेट स्टेज के अंदर गेज वाली रिकवरी उसके अंदर देखने को मिलेगी। फ्रंटल लोब डैमेज हुआ है अगर पेशेंट के अंदर स्ट्रोक के केस में, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर हमको देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन जो है हमको कॉमनली देखने को मिलता है। अब क्या क्या प्रॉब्लम लिस्ट होगी अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो, स्पास्टिसिटी, टोन प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी, मसल वीकनेस देखने को मिलती है, सिनर्जी पैटर्न अपन को अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के अंदर जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रेक्चर बन जाएंगे जॉइंट के अंदर, पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा अपन को, अब नॉर्मल गेट हो जाएगा, पुअर पोस्चर हो जाएगा, एंड पर्सनल डिसेबिलिटी हमको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। हमने देखा था कि हमने असेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी असेसमेंट इन स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम देखेंगे अक्यूट फेज एंड क्रोनिक फेज के अंदर। अक्यूट फेज के अंदर क्या होता है ना, अक्यूट फेज अर्ली फेज जस्ट आफ्टर स्ट्रोक, जैसे स्ट्रोक हुआ है स्ट्रोक के बाद वाले फेज को हमने अक्यूट फेज कह दिया है, तो इस टाइम पे हम क्या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। पुअर पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट इन बेड, प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट इन बेड, जब भी पेशेंट बेड पे होता है उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग हमको करनी। चेंज पोजिशन है एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहना है अपन को, जिससे क्या होगा प्रॉब्लम कम होगी, बेड सोर्स वगैरह होने के चांसेस कम होंगे। इसके गोल्स क्या होते हैं पोजीशन देने के, गोल्स क्या है इसके गोल्स ये है कि प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, जब पेशेंट बहुत देर तक लेटा रहता है तो उसके पीछे की तरफ जो पार्ट बेड से टच में रहता है वहाँ पे प्रेशर सोर्स हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम उसकी पोजिशनिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको रोका जा सकता है। स्पास्टिसिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं पोजिशनिंग के साथ। मेंटेन जॉइंट अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए भी हम पोजिशनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, अफेक्टेड आर्म सपोर्टेड विथ पिलो, जो भी अफेक्टेड आर्म होता है ना उसको अपन को पिलो के साथ सपोर्ट देना है। अवॉइड शोल्डर हैंगिंग, शोल्डर को हैंग नहीं करना है, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अगर आप उसको हैंगिंग में रखेंगे, हैंग कर देंगे शोल्डर को, तो सबलक्सेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम शोल्डर को हैंगिंग में अवॉइड करते हैं तो अपन सबलक्सेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके अलावा अक्यूट फेज के अंदर हम क्या करेंगे, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी फंक्शन, ठीक है। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी फंक्शन को भी इम्प्रूव किया जाता है। कैसे इम्प्रूव करेंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट के अंदर करवाएंगे, चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, पोजिशनिंग पेशेंट के अंदर अपन करवाएंगे, अपराइट सिटिंग इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है पेशेंट के अंदर, स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर, तो अपन अपराइट सिटिंग भी उसके अंदर करवा देंगे। अब इसके गोल्स क्या है, अपन क्यों करवा रहे हैं, इससे क्या होगा ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइजेस करवाने से ये होगा कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इम्प्रूव होगी, चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं ना उससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा बात करें प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, अक्यूट फेज के अंदर हमको प्रेशर सोर्स होता है ना उसको प्रिवेंट करना पड़ता है। फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज, पेशेंट की पोजीशन को हमको चेंज करते रहना है फ्रिक्वेंटली। उसके अलावा पिलो कुशन्स का यूज़ करना है। उसके अलावा स्किन को साफ़ करना है, ड्राई करके रखना है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कॉमन एरिया जैसे कि हील बैक हिप जो होता है ना, यहाँ पे प्रेशर सोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होता है। इसके गोल्स क्या है, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम ब्रेकडाउन, स्किन को ब्रेकडाउन होने से अपन इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रिवेंट डिकंडीशनिंग, ठीक है। इसको प्रिवेंट किस तरह से करेंगे, स्टार्ट अर्ली जेंटल मूवमेंट,
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको मूवमेंट स्टार्ट करना है। पैसिव आरओएम एक्सरसाइज हम पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं, अगर वो एक्टिव नहीं है तो बेड मोबिलिटी एक्टिविटीज़ हम पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं डिकंडीशनिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए। इसके गोल्स क्या है? प्रिवेंट मसल वीकनेस, जो भी मसल वीकनेस है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी को अपन मेंटेन कर सकते हैं इस तरीके से, और सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करवा के। हमने इसका एक्यूट फेज देख लिया। अब उसके बाद आता है इसका पोस्ट एक्यूट फेज। पोस्ट एक्यूट फेज के अंदर अपन क्या कराएंगे? 5 डे अ वीक फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 आवर्स ऑफ एक्टिव रिहेबिलिटेशन पर डे, इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन इफ वाइटल्स आर स्टेबल। अगर क्या होता है ना, अगर वाइटल्स स्टेबल है तो अपन पेशेंट के अंदर इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करवा सकते हैं, एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। और अपन को 5 दिन, वीक में 5 दिन अपन को एक्सरसाइजेस करवानी है, मिनिमम ऑफ 3 आवर्स ऑफ एक्टिव रिहेबिलिटेशन करवाना है पर डे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हमने देखा था इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन इज स्ट्रोक। हमने अभी तक पढ़ लिया इसका असेसमेंट, मैनेजमेंट। अब पढ़ेंगे क्या क्या हम फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक पेशेंट के अंदर। तो इसके अंदर आता है सेंसरी इंटरवेंशन इन स्ट्रोक के अंदर क्या क्या हम करवाएंगे और किस लिए करवाएंगे? इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटीग्रिटी, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, मैनेज स्पासिटी, इम्प्रूव मूवमेंट कंट्रोल, पोस्चर कंट्रोल एंड फंक्शनल मोबिलिटी, इम्प्रूव अपर लिम्ब फंक्शन, मैनेज शोल्डर पेन, इम्प्रूव लोअर लिम्ब फंक्शन, इम्प्रूव बैलेंस। उसके अलावा इम्प्रूव लोकोमोशन एंड गेट ट्रेनिंग, इम्प्रूव एरोबिक फंक्शन, इम्प्रूव फीडिंग एंड swallowing, इम्प्रूव मोटर लर्निंग, पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। ये सब करवाते हैं। इसको अपन एक एक करके देखते हैं। 16 पॉइंट्स इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन। जो भी पेशेंट के अंदर सेंसरी लॉस हुआ है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या क्या फंक्शंस यहाँ पे करवा सकते हैं, उसको अपन कहते हैं इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन, ठीक है। तो अपन क्या क्या करवाएंगे? कीप अफेक्टेड साइड टूवर्ड्स डोर और एक्टिव एरिया। अब क्या होता है, जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है ना, उसको कीप अफेक्टेड साइड टूवर्ड्स डोर, अफेक्टेड साइड को टूवर्ड्स डोर रखना है और एक्टिव एरिया के साइड रखना है। उसके बाद गिव रिपीटेटेड सेंसरी स्टिमुलेशन, अपन को पेशेंट को बार बार रिपीटेटिव सेंसरी स्टिमुलेशन देना है। अब वो अपन कैसे दे सकते हैं? अपन टच से दे सकते हैं, प्रेशर से दे सकते हैं, वाइब्रेशन या फिर आइस से दे सकते हैं, ठीक है। यूज़ डिफरेंट टेक्सचर्स, क्लॉथ, स्पॉन्ज, ये सब हमको यूज़ करना है पेशेंट के ऊपर। डू वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, अपन को पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाने जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है। यूज़ विजुअल एंड ऑडिटरी क्यू, विजुअल और ऑडिटरी क्यू अपन को पेशेंट को देना है। कुछ भी एक्सरसाइज करवाने के लिए कुछ दिखाना है, उनको बार बार बोलना है, इस तरह से उनको एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है। अप्लाई PNF टेक्निक एंड बायलैटरल आर्म यूज़, ठीक है। अपन को पेशेंट के अंदर PNF टेक्निक भी अप्लाई करनी होती है सेंसरी फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, और बायलैटरल आर्म के अंदर यूज़ करना होता है। इससे क्या होता है ना, हेल्प ब्रेन टू रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्स टू सेंसरी रिगेन। तो इससे क्या होता है ना, ब्रेन को रिकॉग्नाइज होती चीज़ें, ब्रेन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिलता है, और रेस्पॉन्स टू सेंसरी अगेन, सेंसेशंस के लिए उसको अगेन उसको रेस्पॉन्स मिलता है ब्रेन को, और उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, उस सब में इनको हेल्प मिलती है। इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन के अंदर ये सब चीज़ें आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटीग्रेशन। अपन को जो भी जॉइंट है उसकी एक्सरसाइजेस करवानी है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस पेशेंट के अंदर करवानी है। डू ROM एक्सरसाइजेस, अपन को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पेशेंट के अंदर करवानी है जॉइंट्स की। अगर एक्टिव ROM हो सकता है तो पेशेंट को एक्टिवली ROM करवाना है। अगर पेशेंट कुछ नहीं कर पाता तो अपन को थेरेपिस्ट को पेशेंट को एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी पड़ेगी, इसको अपन कहते हैं पैसिव ROM एक्सरसाइज, पैसिव रेंज ऑफ मोशन अपन को एक्सरसाइज करवानी है। अगर पेशेंट एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस कर रहा है तो उसको अपन को एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है, ठीक है। स्ट्रेच मसल एट एंड रेंज, अपन को मसल्स को स्ट्रेच करना है एंड रेंज तक। जॉइंट मोबिलाइजेशन अपन करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट के लिए रिड्यूस स्वेलिंग को रिड्यूस कर मिलती है, जो इडिमा होता है ना वो रिड्यूस होता है इन सबसे। और अपन पेशेंट के अंदर यूज़ स्प्लिंट्स इफ़ नीडेड, अगर पेशेंट के अंदर नीड है तो अपन स्प्लिंट्स का भी यूज़ ले सकते हैं एक्सरसाइज के दौरान। एक्टिविटीज़ क्या क्या है कि आर्म क्रेंडलिंग आ जाएगा, टेबल पॉलिशिंग आ जाएगा, ओवरहेड रीचिंग एक्सरसाइजेस ये सब आ जाएगी। अपन को ये सब पेशेंट को करवाना होता है। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, प्रिवेंट स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्चर एंड जॉइंट डैमेज। जो भी जॉइंट डैमेज हुआ है वो प्रिवेंट होता है, कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट होता है, स्टिफनेस जो होती है ना प्रिवेंट होती है, नॉर्मल रहती है। इम्प्रूव स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ बहुत एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल, जो भी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स होती है ना उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अपन को करवानी है। यूज़ वेट
अपन वेट यूज़ ले सकते हैं, यहाँ पे थेरापेंट यूज़ ले सकते हैं, सैंडबैग्स जो है यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज अपन करवाते हैं वो अपन एमएमटी को देखते हुए करवाते हैं। इफ़ स्ट्रेंथ, अगर मान लो जो स्ट्रेंथ है वो 3 से ज़्यादा है तो अपन पेशेंट को ग्रेविटी एलिमिनेटेड एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर इसकी स्ट्रेंथ एमएमटी के अंदर 3 से कम है तो उसको अपन अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव मसल पावर एंड फंक्शनल एबिलिटी, इससे क्या होता है ना, जो मसल पावर होती है वो इम्प्रूव होती है, फंक्शनल एबिलिटी जो होती है ना वो इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है मैनेज स्पासिटी। अब स्पासिटी को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं? स्लो स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर, आइस एप्लीकेशन करवा सकते हैं, वेट बियरिंग एक्सरसाइज पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं, रिदमिक रोटेशन करवा सकते हैं, प्रॉपर पोजिशनिंग अपन पेशेंट को दे सकते हैं, एंटी सिनर्जी। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, रिड्यूस मसल स्टिफनेस एंड अबनॉर्मल टोन। जो भी पेशेंट के अंदर अबनॉर्मल टोन आ रही है, मसल स्टिफनेस आ रही है, वो इससे रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इम्प्रूव मूवमेंट कंट्रोल। अब जो मूवमेंट कंट्रोल है उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो मूवमेंट कंट्रोल अपन किस तरह से करवा सकते हैं, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे? ट्रेन आइसोलेटेड मूवमेंट, अपन को आइसोलेटेड मूवमेंट करवाने हैं जॉइंट के, ठीक है। उसके अलावा अपन किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, जब मान लो पेशेंट जो है ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो अपन उसको असिस्टेड एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर उसको एक्टिव मूवमेंट्स करवाएंगे, उसके बाद अपन उसको रजिस्टेड मूवमेंट्स करवा सकते हैं, ठीक है। यूज़ टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइज, अपन को उसको टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइज करवानी है जो उसके डेली लाइफ में होती है, उसको टास्क देना है, टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे। हेल्प पेशेंट रिगेन नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न, इससे क्या होता है ना, जो भी नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न होता है ना वो रिगेन करता है पेशेंट, उन सब में हेल्प मिलती है ऐसा करने में। उसके बाद आता है पोस्चरल कंट्रोल एंड फंक्शनल मोबिलिटी। अब पोस्चरल कंट्रोल और फंक्शनल मोबिलिटी के लिए अपन क्या क्या एक्सरसाइज करवाएंगे? इसके अंदर आएगा रोलिंग आ जाएगा, सुपाइन टू सिटिंग आ जाएगा, ब्रीजिंग आ जाएगा, सिट टू स्टैंड आ जाएगा, स्टैंडिंग एंड ट्रांसफर टेक्निक्स इसके अंदर आ जाएगा। ये सब अपन पेशेंट को करवाएंगे। इन पुशर सिंड्रोम के अंदर क्या करवाएंगे? यूज़ विजुअल क्यू, अपन पेशेंट को विजुअल क्यू देंगे एक्सरसाइज करवाते टाइम। सिट ऑन नॉर्मल साइड सिट करवाएंगे पेशेंट को। यूज़ वॉल एंड कॉर्नर सपोर्ट, अपन पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए कॉर्नर या फिर वॉल का यूज़ ले सकते हैं। इम्प्रूव, इसके अंदर क्या होता है ना, इन सबसे इम्प्रूव बैलेंस एंड डेली मूवमेंट एबिलिटी, इससे बैलेंस इंप्रूव होता है पेशेंट का और डेली मूवमेंट जो एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा इम्प्रूव अपर लिम्ब फंक्शन, अब अपर लिम्ब के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या क्या करवा सकते हैं? अर्ली आरओएम एंड पोजिशनिंग अपन पेशेंट के अंदर करवाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पेशेंट की, पोजिशनिंग करवानी पेशेंट को बार बार, वेट बियरिंग एक्सरसाइज अपन को पेशेंट के अंदर करवानी है, रीचिंग, लिफ्टिंग, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, ये सब जो एक्सरसाइज होते हैं ना पेशेंट के अंदर करवाएंगे। फंक्शनल टास्क पेशेंट को देंगे, हैंड टू माउथ, इस तरह से, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? सॉरी, एडवांटेज नहीं है, एडवांस अपन को कैसे कर सकते हैं? CIMT, बायो फीडबैक, FES, NMES, इन सब से अपन ये सब करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर। इससे क्या होता है ना, इम्प्रूव हैंड यूज़ इन डेली एक्टिविटी, हैंड के जो मूवमेंट होते हैं ना डेली एक्टिविटी में जो करते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, इसके अंदर अपन इन सब चीज़ों का यूज़ ले सकते हैं करवाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है मैनेज शोल्डर पेन। अब शोल्डर पेन को अपन किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? प्रॉपर पोजिशनिंग करवाएंगे पेशेंट की, पिलो वगैरह यूज़ करेंगे, सपोर्ट देंगे, प्रिवेंट सबलक्सेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा ना, शोल्डर पेन भी कम होगा। जेंटल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस पेशेंट के अंदर करवाएंगे। यूज स्लिंग इफ़ नीडेड, अगर नीड है पेशेंट के अंदर तो अपन स्लिंग का भी यूज़ लेंगे, ठीक है। अवॉइड ओवरहेड पुलीज, ओवरहेड जो पुलिस एक्टिविटीज़ होती है ना वो अपन अवॉइड करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर सबलक्सेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर अपन ओवरहेड पुली एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो उसको शोल्डर पेन ज़्यादा होगा। अपन टेस्ट और हीट का भी यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना, प्रिवेंट एंड रिड्यूस शोल्डर पेन, इससे जो शोल्डर पेन होगा वो रिड्यूस होगा एंड प्रिवेंट होगा। उसके अलावा इम्प्रूव लोअर लिम्ब फंक्शन। अब लोअर लिम्ब फंक्शन को अपन किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे अपन ने पहले अपर लिम्ब की थी, वैसे अपन को लोअर लिम्ब की भी करनी पड़ेगी स्ट्रोक पेशेंट के अंदर। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अपन पेशेंट को अंदर करवाएंगे। PNF पैटर्न अपन करवा सकते हैं। पेल्विक कंट्रोल ट्रेनिंग अपन पेशेंट को करवाएंगे लोअर लिम्ब फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। फैसिलिटेड एंकल डोर्सिफ्लेक्शन करवाएंगे, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या क्या होगी? साइड स्टेपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ट्रेडमिल ट्रेनिंग हो गया, ये सब पेशेंट के अंदर करवाएंगे। इससे क्या होगा, जो वॉकिंग एबिलिटी है वो पेशेंट की इम्प्रूव होगी। उसके बाद यहाँ पर आएगा इम्प्रूव बैलेंस। अब बैलेंस जो है, जो बिगड़ गया था उसको कैसे ठीक करना है?
बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या क्या करवाएंगे, इक्वल वेट बेयरिंग ऑन बोथ साइड जो होती है ना उसकी इक्वल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। यूज़ अनस्टेबल सरफेस अपन यूज़ ले सकते हैं। रीचिंग एक्टिविटीज़ अपन पेशेंट को करवाएंगे। डल टास्क ट्रेनिंग जो एक्सरसाइजेस होती है अपन पेशेंट को करवाएंगे। इससे क्या होगा ना, इम्प्रूव स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस। हमने पहले देखा था कि स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंस जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है, उसको इम्प्रूव करती है सारी एक्सरसाइजेज। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इम्प्रूव लोकोमोशन। अब लोकोमोशन जो है उसको किस तरह से इम्प्रूव करेंगे अपन, मतलब जो गेट ट्रेनिंग है वो कैसे करवाएंगे पेशेंट को। स्टार्ट इन पैरेलल बार, अपन पैरेलल बार से स्टार्ट करेंगे, पेशेंट को वहाँ से वॉक कराना स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रेस विथ एड्स, अपन एड्स के साथ उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में अपन उसको विदाउट एड्स भी अपन को पेशेंट को करवानी एक्सरसाइजेस, लोकोमोशन एक्सरसाइजेस। अपन उसको क्या क्या प्रैक्टिस करवाएंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड पे वॉकिंग, ये सब पेशेंट के अंदर करवाएंगे। क्या क्या यूज़ ले सकते हैं, वेट बियरिंग, सपोर्ट, ट्रेडमिल एक्सरसाइजेस अपन करवा सकते हैं, ये सब यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा ऑर्थोसिस जो है वो यूज़ ले सकते हैं। हेल्प पेशेंट वॉक सेफ्टी एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे अपन को हेल्प मिलती है पेशेंट को वॉक कराने में सेफली और इंडिपेंडेंटली वॉक कराने में हेल्प मिलती है। इम्प्रूव एरोबिक फंक्शन, अब अपन को जो पेशेंट है उसके एरोबिक फंक्शन भी इम्प्रूव करने हैं तो अपन क्या क्या करवाएंगे, अर्ली मोबिलाइजेशन पेशेंट का करवाएंगे, ठीक है। ट्रेडमिल और साइकिलिंग पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं अपन। एक्सरसाइजेस करवाएंगे 40 to 70% इंटेंसिटी के साथ 3 टाइम और वीक फॉर 20 to 60 मिनट, ठीक है। अपन को 20 to 60 मिनट एक्सरसाइज पेशेंट को करवाने 3 टाइम वीक में, ठीक है, पर वीक। इससे क्या होगा, जो पेशेंट का जो इंड्योरेंस होगा वो इम्प्रूव होगा, जो भी स्ट्रोक का रिस्क जो होता है ना वो रिड्यूस होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है इम्प्रूव फीडिंग एंड सोलोइंग, ठीक है। इसके लिए अपन क्या कराएंगे, पेशेंट के अंदर चिन डाउन हेड पोजिशनिंग करवाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेस कराएंगे लिप की, टंग की एंड जो की। गिव थिक एंड स्मूथ फूड देंगे पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा यूज़ स्टिमुलेशन, अपन को पेशेंट के अंदर स्टिमुलेशन में यूज़ करना है, स्टोकिंग नेक जो होते हैं ना वो। इससे क्या होगा ना, इसके अंदर होगा इम्प्रूव सेफ स्वेलिंग जो होगा वो इम्प्रूव होगी पेशेंट की। उसके अलावा इम्प्रूव मोटर लर्निंग, अब मोटर लर्निंग करने के लिए अपन पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, इंक्रेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, पेशेंट को इंक्रेज करेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। गिव फीडबैक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रिपीट प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करवाएंगे, रिपीटेड टास्क करवाएंगे, बाय फीडबैक देंगे, गिव फीडबैक, ठीक है। इससे क्या होगा ना, ब्रेन को रीलर्निंग होगी मूवमेंट्स की, ठीक है। ये जो एक्सरसाइजेस होती है वो हेल्प करती है ब्रेन रीलर्निंग मूवमेंट में। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। अपन को पेशेंट को और फैमिली को एजुकेट करना होता है पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड, उसकी एज से रिलेटेड, जो भी कॉम्प्लिकेशन से उसके उन सब चीज़ों से रिलेटेड। एक्सप्लेन कंडीशन एंड रिकवरी, पेशेंट की रिकवरी जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन करनी है अपन को पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को। टीच होम एक्सरसाइजेज, जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तो थेरेपिस्ट उसको एक्सरसाइज करवा सकता है। अगर वो घर पर है तो अपन उसके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे एक्सरसाइज करवाने के लिए, पेशेंट को सिखाएंगे किस तरह से करनी है। तो टीच होम एक्सरसाइजेज। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है। इंकरेज कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के लिए उसको इंकरेज करना है पेशेंट को। डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर क्या आएगा, ट्रेन फैमिली फंक्शन को ट्रेन करना है। होम मॉडिफिकेशन हमको देना है, उसके अलावा सपोर्ट कैसे करना है, रील्स कैसे करना है, ये सब चीज़ें उनको सिखानी पड़ती है। अरेंज असिस्टिव डिवाइसेस, अगर अपन को ज़रूरत है पेशेंट को डिवाइसेस की तो असिस्टिव डिवाइसेस की तो वो अरेंज करना है और डिस्चार्ज होने से पहले। एंड इन्फॉर्म अबाउट कम्युनिटी सर्विसेज, जो भी पेशेंट को कम्युनिटी सर्विसेज मिल सकती है उन सब के बारे में उसको बताना है, इन्फॉर्म करना है। तो इस तरह से हमने पूरा स्ट्रोक कवर कर लिया है। स्ट्रोक के अंदर सारी चीज़ें कवर कर ली जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी असेसमेंट, मैनेजमेंट, इंटरवेंशन हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।